मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हाँ पूछेंगे। तो आज हम लोग जो है मौर्योत्तरकालीन भारत देखेंगे। मौर्यों के पतन के बाद जो है भारत की व्यवस्था कैसी थी। मौर्योत्तर, ये बोर्ड हिलने लगा है। मौर्योत्तर भारत। आज तारीख कितनी है? 11। ये बोर्ड बहुत तेज़ी से हिल रहा है। तो पुराना कुछ रिवाइज करके आए हो तो कुछ प्रश्न है, बताओ। अच्छा बताओ, काशी की राजधानी क्या थी? काशी महाजनपद की वाराणसी। कौशल महाजनपद की? कौशल, श्रावस्ती और साकेत, 2 राजधानियां थी। और मत्स्य जनपद की? मत्स्य महाजनपद कौन से राज्य में है आज, मतलब आज वर्तमान कौन से राज्य में था? हाँ, विराटनगर राजस्थान में। और नागवंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। मौर्य वंश की स्थापना? और हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? कालाशोक के समय कालाशोक किस वंश का शासक था? कालाशोक हर्यंक वंश में था। शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग वंश का था ना कालाशोक। और पितृहंता वंश किसको कहा गया है? पितृहंता वंश हर्यंक वंश को। बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? और अजातशत्रु की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने नहीं की थी। दोनों एक ही नाम है। हाँ। और कलिंग विजय कब हुआ था? कलिंग विजय कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था? अशोक ने किया था। तो कब हुआ था कलिंग विजय? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। और धम्म प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? क्या नाम था पुत्र पुत्री का? महेंद्र और संघमित्रा। बिंदुसार किस संप्रदाय से संबंधित था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित था ना? आजीवक संप्रदाय। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा थी कि नहीं थी? नहीं थी। मेगस्थनीज ने समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में, ठीक है। चलो खैर, याद करते रहते हो। अच्छा, ये तो पढ़ाया नहीं था लेकिन वीडियो देखा होगा तुमने, मौर्यकालीन स्थापत्य कला वाला। देखा है कि नहीं? नहीं देखा है? अरे देख लिया करो। जो अब मान लो अभी कोरोना चालू हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, तो हम घर से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो है यूट्यूब से ऑनलाइन शुरू हो जाए तो ठीक है, ऑनलाइन, नहीं तो फिर ऑफलाइन जो है वहाँ से क्लासेस लिया करेंगे और उनको आप लोगों को देखना रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, अगर लाइव देखता हूँ, लाइव अभी मुझे आता नहीं लाइव करना। अच्छा, तो लाइव बता देना कैसे होता है, तो लाइव लिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब
बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, तो हो सकता है क्या चीज़, कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो हो सकता है जो है लॉकडाउन लग सकती है। ठीक है, तो ये तो पढ़ा, लेकिन मैंने रिवाइज करवाया था तो इसमें बताया था जैसे अशोक ने कुछ शिलालेख लिखवाए थे। ठीक है, शिलालेख जगह जगह मैंने चर्चा भी किया है। तो उसमें जो प्रथम लेख था उसका, शिलालेख था, उसमें क्या चीज़ लिखा था? हाँ, जीव हत्या का निषेध किया था। हाँ, जीव हत्या का निषेध किया था। कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे और 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। रिवाइज कर लिया करो भाई। ये जितना मैंने पढ़ाया है सब जो है रफ कॉपी है, इकट्ठा करके इसको जो है वो कर लिया है कि कभी मौका मिलेगा तो मैं जो है तुम लोगों के लिए नोट्स लिख दूंगा। ये सब तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये मैं ग्राफिकल बनाता हूँ, कोई भी नोट्स बनाता हूँ तो ग्राफिकल बनाता हूँ। और बता दूंगा तुम लोगों को भी कि जो है एक दिन में पूरा एक जो है आप तो सिलेबस ही रिवाइज कर लोगे। ऐसा नोट्स बनाने का तरीका बता दूंगा कि जब कोई चीज़ पूरा हो जाएगा तो आप ग्राफिकल बना लोगे, फिर जैसे एग्ज़ाम आएगा ना तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा 3-4 बार। ठीक है, ये अब इसमें तो कई चीज़ हैं और इसको भी और समराइज कर दूंगा तो ये 2 पन्ने में सारा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ग्राफिकल बनाता हूँ मैं नोट्स, और कोशिश करूँगा कि इसको मैं लिखूँ और लिख करके फिर उसके बाद में तुम लोगों को प्रोवाइड कराऊँ नोट्स भी हैं। तो आज हम लोग मौर्योत्तरकालीन भारत का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्रोत की बात करते हैं कि मौर्योत्तरकालीन भारत के स्रोत क्या हैं। ठीक है, स्रोत की बात करें तो स्रोत साहित्यिक स्रोत है। अब भाई लिखा जाने लगा था ना, इतिहास लिखा जाने लगा था तो साहित्यिक स्रोत भी हैं, और कुछ जो है मिलते हैं अभिलेख वगैरह, कुछ लेख और अभिलेख भी मिलते हैं। तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है, और इस समय तक सिक्के भी खूब ढाले जाने लगे थे तो सिक्के भी हैं। तो इस तरीके से ये कुछ स्रोत हैं जिनके बारे में हम मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में जानकारी होती है। इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डालूं जो है, देखो हमने मगध वंश से शुरू किया था। मगध वंश से पूरा इतिहास महाजनपद काल से, मतलब किस तरीके से जो है छोटे छोटे जो जनपद थे वो बढ़ करके महाजनपद में बने। 16 महाजनपद बनते हैं। कहाँ से पता चलता है 16 महाजनपद? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। तो 16 महाजनपदों में जो है मगध सबसे शक्तिशाली बन करके आता है, और मगध पर सबसे पहला जो राजवंश आता है कौन सा होता है? बृहद्रथ वंश, जो कि ये एक तरीके से पौराणिक है, शायद ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि इतिहास में इसका ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है। ये पौराणिक घटना है, धार्मिक घटना है। ठीक है, और उसके बाद में कौन आता है? हरियंक वंश, जिसको पितृहंता वंश कहा गया है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था? बिम्बिसार, वैसे भाटिये था। ठीक है, और हरियंक वंश के बाद में नागवंश, शिशुनाग ने स्थापित किया था, शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश, और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश। और मौर्य वंश ने जो है काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। और मौर्य वंश का जो भाई देखो, अशोक शक्तिशाली शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक था, जिसने बहुत सारे सुधार भी किए और एक सहिष्णु शासक भी था। उसने अपने राज्य में जो है कई धर्मों को पोषण भी किया। बौद्ध धर्म को तो उसने अपनाया था, बौद्ध धर्म के साथ साथ में उसने ब्राह्मण धर्मों को भी जो है पोषित किया, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन उसके बाद में उसके आने वाले लगभग जो 8-9 शासक होते हैं उसके बाद के क्रम से वो शक्तिशाली नहीं रहते हैं। पूरा शासन सत्ता तो वहाँ पर मिल गया लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं रहते हैं। तो यहीं पर जो है एक बृहद्रथ था, मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? बृहद्रथ। देखो, बृहद्रथ से हमने स्टार्ट की थी, बृहद्रथ से हमने कहानी स्टार्ट की थी, यहीं से तो स्टार्ट की थी। मगध साम्राज्य की कहानी कहाँ शुरू की थी? बृहद्रथ से। वो वाला बृहद्रथ नहीं, ये कौन है? मौर्य शासक है। कौन है? मौर्य सम्राट है। ये मौर्य सम्राट है, अशोक के पीढ़ी का है, अशोक के पीढ़ी का है। हो सकता है परपोता वगैरह हो, ठीक है, परपोता ही होगा। तो बृहद्रथ को जो है, अब देखो इस समय अभी तक क्या होते थे, सेनापति वगैरह या सचिव वगैरह जो उनके मंत्री वगैरह होते थे, वो लोग मौका पाते ही राजा को खल्लास कर देते थे। तो इसका एक जो है सेनापति था, इसका एक सेनापति था, और उस सेनापति ने जो है
इसको मार करके शुंग वंश की स्थापना की और उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग नाम था इसके सेनापति का। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और अभी तक देखो भारत में जो है इसके पहले खूब अच्छे तरीके से नंदवंश से पहले, नंदवंश कह सकते हो या उसके पहले तक जो है मगध वैदिक सभ्यता का पूरा मतलब ब्राह्मण धर्म का काफ़ी बोलबाला था। लेकिन जब से मगध का उत्कर्ष होता है तब से यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है जो सत्ता थी वो निम्न वर्ण को जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, जैसे नंदवंश का शासक आया महापद्मनंद, वो नापित था। ठीक है, इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका भी कोई जाति का पता नहीं, निम्न जाति का ही बताया जाता है, मौर्य वंश का था। जैसे आज के समय के मौर्य कह सकते हो, जो क्या करते हैं सब्जी वगैरह का जो है खेती करते हैं। तो इस समय तक और बाकी आते आते समय में बहुत सारे जो है उसके राजाओं ने नए नए धर्म अपनाए। ठीक है, तो इस समय तक अब देश में बहुत सारे जो मतलब हिंदू धर्म था वो धीरे धीरे पतन की अवस्था में जा रहा था, हिंदू धर्म का पतन हो रहा था, क्योंकि अशोक ने भी जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म का काफ़ी संरक्षण किया था। भाई जिस तरफ आप जो धर्म अपनाओगे जरूर सहिष्णु होगा व्यक्ति, लेकिन वो अपने जिस धर्म को मानेगा उसको ज़्यादा जो है तवज्जो देगा। तो इसलिए जो है कुछ लोग थे जो जैसे आज के समय में बहुत कट्टर हिंदू जो होते हैं वो जो है कह रहे हैं कि हमारा देश जो है कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों का शासन आ जाए, सत्ता आ जाए। तो ऐसे लोग ऐसे उस समय भी हुआ करते थे तो लोग। तो इसका पुष्यमित्र शुंग जो था वो क्या था? कट्टर ब्राह्मण था, कट्टर ब्राह्मण था। उस समय हिंदू का मतलब जो है ज़्यादा जो है संकीर्ण भावना होती थी। हिंदू का मतलब होता था जो उच्च वर्ण के लोग हैं वही मोस्टली, हिंदू तो सब होते थे लेकिन मतलब यहाँ पर अगर हिंदू कह रहे हैं तो वो उच्च वर्ण का व्यक्ति होगा। तो कट्टर ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? कट्टर ब्राह्मण। और अभी तक जो है संरक्षण किसको मिल रहा था? जैन धर्मों को, बौद्ध धर्मों को। तो इसीलिए गुस्से में आकर के बृहदत्त की हत्या करवा देता है। कब हत्या करवाता है? जब परेड में बृहदरथ शामिल होता है सेना का प्रदर्शन देखने के लिए। जैसे हमारे यहाँ भी सेना का प्रदर्शन होता है, ऐसे ही सेना का प्रदर्शन हो रहा था और उसी में शामिल हुआ और इसी को खल्लास करवा दिया। इसी के सैनिक से, सेनापति था तो सेनापति की बात तो सैनिक मानेंगे ही। सेनापति के सैनिक ने कहा, सैनिक से कहा कि बृहदत्त को टपका दो, तो टपका दिया, बृहदत्त को वहीं टपका दिया, क्योंकि ये जो है इतना वो नहीं था। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पूरे मतलब खाली बृहदत्त की नहीं, सारी चीज़ों की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में जैसे बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। कौन सा ग्रंथ है? दिव्यावदान। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, नाम नोट कर लेना, यहाँ से पता चलता है। और एक है मिलिंद पन्हु, यहाँ से पता चलता है। मिलिंद पन्हु से साहित्य की बात करें तो। और पतंजलि इसी समय हुए हैं, अभी हम बात करेंगे। पतंजलि ने एक किताब लिखी थी, ग्रंथ लिखी थी, महाभाष्य। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, तो महाभाष्य से जानकारी मिलती है। और कालिदास हुए हैं। कालिदास वैसे इस समय नहीं हुए हैं, वो गुप्त काल में हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी थी मालविकाग्निमित्र। क्या लिखी थी? मालविकाग्निमित्रम नामक एक जो है नाटक लिखा था। ये इनका पहला नाटक था कालिदास का। तो मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक से इन सारी चीज़, और भी बहुत सारे हैं लेकिन हमने मुख्य मुख्य चीज़ें बताई हैं जो परीक्षा में आप ध्यान रख सकते हो, ये आते भी हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ लेगा दिव्यावदान क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्हु के बारे में अभी चर्चा करेंगे आगे। मिलिंद पन्हु महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, महाभाष्य। ठीक है, और मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखा था, एक नाटक है, एक प्रेम पढ़ने पर नाटक है। अभी इसकी भी हम कहानी बताएंगे। तो इस तरीके से सब क्या है? साहित्यिक स्रोत हैं जिनके आधार पर हमको मौर्योत्तर कालीन भारत के बारे में जानकारी होती है कि कौन से राजा कब आए, उस समय का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। ये सब जानकारी हमको इन साहित्यिक स्रोतों से पता चलती है। इसके बाद में पुरातात्विक स्रोत की बात करें। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जो हमको या तो खुदाई से प्राप्त हुए हों या फिर कुछ अभिलेख हों जो लिखे हुए हों और वो खुदाई से कहीं दबे पड़े रहे हों, मिले हों। तो अब तो
इस समय बहुत सारे अभिलेख थे, क्योंकि लिपियों का ज्ञान हो गया था, लिखा जाने लगा था, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही थी, पत्थरों पे लिखी जा रही थी और जो है धातुओं पर लिखी जा रही थी। धातु की पत्तियाँ होती हैं, जैसे आपका तांबे की धातुओं पर, इन सब चीज़ों पर लिखी जाती थी, तो इनको लेख और अभिलेख कहते हैं। तो इस समय लेख और अभिलेख भी बहुत सारे मिले हैं, जैसे अयोध्या से मिला है अयोध्या का लेख, ठीक है, अयोध्या से मिला है अयोध्या लेख, तो अयोध्या लेख से जानकारी मिलती है, अयोध्या लेख से जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपका बेसनगर से मिला है, बेसनगर, बेसनगर जिसको विदिशा कहा जाता था, विदिशा, बेसनगर लेख, विदिशा लेख या बेसनगर लेख, यहाँ से जानकारी मिलती है। और नानाघाट अभिलेख, नानाघाट, नानाघाट अभिलेख, यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है, यहाँ से जानकारी सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है नानाघाट अभिलेख से। और इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसकी चर्चा हम कई बार करते हैं, ठीक है, कई बार इसकी चर्चा हुई है, आपने देखा होगा। रुद्रदामन का जो आज इसका डीएनए हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ का अभिलेख का आज डीएनए हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें बताता है इतिहास के बारे में। तो जूनागढ़ अभिलेख, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है, किसकी, मौर्योत्तरकालीन भारत की, राजवंशावलियों की, कौन कौन से राजवंश कब आए और सिक्के और इनके जो है मतलब समाज कैसा था, सारी चीज़ें बातें लिखी हुई हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको इनसे मिलती है, ठीक है। और सिक्कों की बात करें, अब देखो सिक्के इस समय तक, अभी तक जो सिक्के होते थे, सोने चांदी के सिक्के हमको दिखाई दिए हैं, लेकिन सोने चांदी के सिक्के क्या होते थे अभी तक जो है, जैसे चांदी की पत्ती है तो उसको काट करके और उस पर जो है कोई अक्षर उभार दिया गया या कुछ चित्र बना दिया गया, तो ऐसे बनाया जाता था। लेकिन मौर्योत्तरकालीन भारत में यहाँ पर जो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने सिक्कों की एक नई पद्धति प्रचलित कर दी। उन्होंने क्या किया, सोने को पिघला करके और उसको जो है सिक्का ढाला गया, ढलाई की गई सिक्कों की। अब क्या करने शुरू कर दी गई, ढलाई। तो जब सिक्के को ढाल करके बनाया जाएगा तो सोने की शुद्धता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो अब शुद्ध सोने, शुद्ध चांदी, इनके सिक्के अब ढाले जाने लगे, कब, मौर्योत्तरकालीन भारत में, ठीक है। और ये किसकी पहचान है, अगर सोने चांदी के सिक्के जारी होते हैं किसी राज्य में तो फिर राज्य तरक्की कर रहा होगा, इस चीज़ की जानकारी मतलब प्राप्त होती है, ठीक है। तो मौर्योत्तरकालीन भारत ये क्यों, अब ये सारे हमको क्या मिल गए, स्रोत मिल गए, क्या मिल गए, स्रोत। तो देखो मौर्योत्तरकालीन भारत क्यों आया, इसके बाद सीधे गुप्त क्यों नहीं आए। भाई देखो हमारे इतिहास में जो है बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिसके बीच में दो घटनाओं के बीच जो दो प्रमुख घटनाएं होती हैं उनके बीच का एक संक्रमण काल आता है। दो प्रमुख घटनाओं के बीच का क्या आता है, संक्रमण काल। जैसे यहाँ पर मौर्य वंश आता है मगध में। मौर्य वंश काफ़ी शक्तिशाली वंश था, काफ़ी लंबे समय तक इस वंश के राजाओं ने शासन किया। इसके बाद में एक जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक संक्रमण काल का समय आया और उसके बाद में गुप्त वंश आता है। कौन सा वंश आता है, गुप्त वंश आता है। जो आप कह रहे थे समुद्रगुप्त और इन सब का अध्ययन करना है तो हम गुप्त वंश में करेंगे। तो जो बीच का समय था, ये बीच वाला जो संक्रमण काल का समय था, इसी समय बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं इतिहास में, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मौर्य के बाद मौर्योत्तरकालीन भारत का ये समय होता है या मौर्योत्तरकालीन राजवंश होते हैं। तो ये संक्रमणकालीन समय जो होता है लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 BC से लेकर के लगभग 200 AD तक का समय होता है। 200 AD तक का, 200-250 भी मान सकते हो इसको, 250 AD तक का समय होता है, जो पूरा इतिहास में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, भारतीय इतिहास में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये कितना हो गया, लगभग 400-450 वर्ष का काल जो था वो इस तरीके से वैक्यूम क्रिएट रहा भारतीय इतिहास में। तो इस समय हम दो प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इतिहास में दो प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे। कैसे कैसे, एक तो विदेशी आक्रांता भारत में आते हैं, विदेशी आक्रांता। देखो प्रश्न आता है यहाँ पर कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था। तो नहीं, अब इसको ध्यान से नोट कर लो। अलेक्जेंडर लोग समझते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर से भी पहले लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास में जो है ईरान का हकमनी साम्राज्य का एक व्यक्ति आया था। ईरान में हकमनी वंश, हकमनी जो है वंश का एक शासक आता है जिसका नाम था डेरियस प्रथम। क्या नाम था, डेरियस प्रथम। हाँ, सिकंदर तो 326 ईसा पूर्व में आता है और ये 500 के आसपास आया, 500 ईसा पूर्व के आसपास। तो डेरियस प्रथम जो है ये
अखमनी वंश का था, ईरान का ईरानी शासक था, वो आता है। इसके बाद में सिकंदर आता है। इसके बाद में कौन आता है? सिकंदर आता है। अर्थात ये कौन था? यूनानी था। ये कौन था? यूनानी था। सिकंदर के बाद में इसका सेनापति कौन आता है? सेल्यूकस। सिकंदर के बाद में सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, ये आता है। तो ये आप याद रखना है, डेरियस का नाम याद रखना है। डेरियस सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी था। कौन? डेरियस प्रथम, ठीक है। इसके बाद सिकंदर आता है। अगर ऑप्शन में डेरियस नहीं है तो आप सिकंदर को लगाओगे। ये तो मौर्य काल से पहले के आक्रमणकारी हैं। ये कौन है? मौर्य काल से पहले के आक्रमणकारी हैं, यानी मौर्योत्तर काल, मौर्य काल तक जो है, मौर्य काल तक ये आक्रमणकारी हुए हैं, जो मुख्य रूप से 3 आक्रमण हुए हैं जो विदेशी आक्रमण थे, ठीक है। जिसमें ये यूनानी हो गए, ये दोनों कौन हो गए? यूनानी हो गए, ग्रीक हो गए, और ये ईरानी हो गए या फारसी हो गए। ईरान को फारस भी कहते हैं ना। तो प्रश्न आएगा, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? यूनानी या फारसी? फारसी। फारस के ईरान, मैंने बताया ईरान को फारस भी कहा जाता था। ईरान को क्या कहते थे? फारस। आज फारस की खाड़ी है कि नहीं है? पर्शियन गल्फ, या इसको पर्सिया भी कहते हैं, इसको पर्सिया भी कहते हैं, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ जो है इसी के नाम पर पड़ा है। फारस की खाड़ी का नाम इसी के नाम पर पड़ा है। जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो सबसे पहले आक्रांता भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? फारस के थे, और जिसको ईरानी कहा गया है, या ईरानी या फारस के आक्रांता कह सकते हो, पर्शियन के। तो कौन था? डेरियस प्रथम। ये तो मौर्य काल के समय तक आक्रमणकारी आए हैं 3 प्रमुख। अब इसके बाद में मौर्योत्तर काल में जो है 4 प्रमुख आक्रमण होते हैं भारत में। 4 प्रमुख वंश के आक्रमण होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसलिए मौर्योत्तर भारत में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे? एक तो विदेशी आक्रमण का अध्ययन करेंगे, विदेशी आक्रमण का अध्ययन करेंगे, और दूसरा अध्ययन करेंगे यहाँ पर मौर्य के बाद नए राजवंशों का उदय। मौर्य वंश के बाद नए राजवंश का उदय, नए राजवंशों का उदय, इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि राज सत्ता में वैक्यूम क्रिएट हो गया था, उसको भरने के लिए नए नए राजवंश आएंगे कि नहीं आएंगे, ये अध्ययन करेंगे। तो ये 2 तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिजाइन किया है। देखो, मौर्योत्तर कालीन इतिहास आप पढ़ोगे किताब से कभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको हमने पढ़ करके 2-3 किताबों से पढ़ करके फिर डिजाइन कर लिया है कि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो इसको हमने 2 तरीके से डिजाइन किया है, विदेशी आक्रमणकारी और दूसरा जो है नए राजवंश। अब यहाँ पर पहले हम विदेशी आक्रमणकारियों को देखेंगे, लेकिन इनको ध्यान से समझना, लिख लेना, फिर बाद में रिलेट करते हुए चलेंगे इनको, क्योंकि ये दोनों साथ में होते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। यहाँ भी 183 ईसा पूर्व के आसपास जो है शुरुआत होती है कहानी, और यहाँ पर 184-85 ईसा पूर्व में जो है बृहद्रथ की हत्या होती है। 184-85 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या होती है ना। बृहद्रथ की हत्या 184-85 वर्ष में होती है, और उसके बाद में एक नए वंश की स्थापना होती है। और यहाँ 183 ईसा पूर्व में भारत में विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है, यूनान से, ठीक है। अब देखता हूँ, अब देखो यहाँ कहाँ से आते हैं यूनानी। तो इसमें जो विदेशी आक्रमण हुए, सबसे पहले यूनानियों का आक्रमण हुआ। किसका हुआ? यूनानियों का। और ये यूनानी, चूँकि भारत हमारा देश ऐसा रहा है कि हमेशा आक्रमणकारियों को बाँह फैला करके जगह देने के लिए तत्पर रहा है कि आओ बेटा हमारे यहीं जो है रहने लगो। और कारण क्या था? ये जितने भी आक्रांता थे ये अपने देश से भगाए हुए होते थे। इनको वहाँ जैसे मतलब 4-5 भाई हैं, अब वहाँ कबीले में शासन करें, सब कबीले में होते थे। एक सिकंदर एक ऐसा था जिसके पिताजी फिलिप द्वितीय, उन्होंने भी बहुत बड़ा सपना देखा था दुनिया को जीतने के लिए। फिलिप द्वितीय ही तो नाम था सिकंदर के बाप का। वही बहुत बड़ा जो है लड़ाका था, उसने भी पूरा दुनिया जीतने की सपना देखा था, लेकिन उसको जो पूरा करने का जो बीड़ा ठाना था सिकंदर ने ठाना था। तो वो वास्तव में एक सम्राट था। लेकिन इसके बाद के जितने भी आक्रांता भारत आते हैं ये सब जो है कबीले थे। क्या थे? कबीले। और मध्य एशिया जो हमारा है, मध्य एशिया भी नक्शे में हम लोग समझेंगे। जो मध्य एशिया वाला हमारा क्षेत्र है वो मोस्टली क्या है, बहुत ज़्यादा जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। मध्य एशिया वाला क्षेत्र, वहाँ की जलवायु सही नहीं है, ठीक है, वहाँ का फिजियोग्राफी सही नहीं है,
ज़मीन सही नहीं है, वहाँ पर मतलब पर्वत पठार ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो है मध्य एशिया के लोग जो कबीले वाले थे वो वहाँ से मतलब कबीलों पे शासन कर रहे थे, और किसी दूसरे भाई को मतलब सत्ता वो हथियार न ले, उसको धक्का मार करके वहाँ से लात मार भगा दिया। तो ऐसे लात मार खाए हुए लोग भारत आते थे, क्योंकि भारत ही उनको दिखाई देता था। उधर की दुनिया तो अभी यूरोप साइड की दुनिया अभी वो जानते ही नहीं थे। यूरोप का मतलब यहाँ था यूनान वाला क्षेत्र, ठीक है। और ज़्यादा पश्चिम जाएंगे समुद्र में गिर जाएंगे। उधर कौन सा सागर है? हिंद महासागर, वो जो है अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक में घुस जाएंगे तो उधर जाने की संभावना नहीं थी। तो इनको पश्चिम पूरब की तरफ आना था, और पूरब में क्या था? भारत ही था, जो बहुत उसके बारे में सुन रखा था कि भारत में जो है बहुत उपजाऊ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वो है। और पहले हमारे आर्य लोग जो आए थे उन्होंने जो उत्तरी भारत का क्षेत्र था जंगल वंगल साफ करके बढ़िया मैदान बना दिया था खेती करने। पहले जंगल बहुत हुआ करते थे, तो जंगल को साफ वो कर दिए आर्यों ने। अब मज़ा मारने के लिए कबीले वाले आ रहे हैं। तो पहला कबीला जो आया यूनानी आया, लेकिन वो यूनानी सिकंदर आके भारत बसने नहीं आया था। सिकंदर आकर के वो जीत करके वापस जाना चाहता था, और कुछ हद तक जीता भी, लेकिन भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था, ब्यास नदी के पीछे ही लौट गया था। तो जो है लेकिन ये आते हैं, ये सब भारत में बसने के दृष्टिकोण से। अब भाई सिकंदर सम्राट था, तो वो यहाँ से जीत करके और एक जो है सामंत नियुक्त करके चला जाता, यही तो करता। और सेल्यूकस को नियुक्त करके गया ही था आसपास वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में। लेकिन जो ये सब आए बाद के यूनानी आए, जो मध्य एशिया से आए, जो सेंट्रल एशिया से आए, सेंट्रल एशिया में जो है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आता है, कुछ ईरान वाला क्षेत्र आता है, कुछ जो है तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र आता है, किर्गिस्तान वाला क्षेत्र आता है। इस तरीके से भारत का मैप बनाया तब पता चलेगा। नहीं, देखो ये इसका युद्ध जो है भारत के जो है सम्राट से हुआ ही नहीं था। इसका युद्ध हुआ था पोरस से। पुरु का राजा था पोरस, उससे युद्ध हुआ था और पोरस को हरा दिया था। लेकिन पोरस बहुत जो है बहादुर जो है राजा था, तो इसलिए जो है उसको राज्य वापस कर दिया था। कहा बेटा तुम ही शासन करो, मैं तो जा रहा हूँ। तो हाँ, नहीं मन से निकल नहीं गई थी। हुआ ये था कि बहुत लंबे समय तक 4-5 साल तक, भाई अभी तो हम हवाई जहाज उससे जाते हैं ना, तो हमको पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी पहुँच गए। और पहले जो है ये पूरा पहाड़ों को पार करके बर्फ़ के ऊपर चल करके पैदल, घोड़े, हाथी से चलना, हाथी तो थी नहीं उनके पास, घोड़े से चलते थे, पैदल चलते थे। और उससे चल करके इतनी मतलब लंबा अभियान था, 4-5 वर्ष लग गया था उस अभियान में। तो सैनिक पूरे थक गए थे। भाई सबको अपने घर की याद आती है ना, तो सेना जो थी थक गई थी और उनके घर की याद आ रही थी। तो सब, और यहाँ से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जैसा जो है और चाणक्य जैसे लोग, उन्होंने अफवाह फैला दी सेनाओं के बीच में कि भारत में जाओगे, ब्यास नदी को पार करोगे तो मरने लगोगे, क्योंकि ब्यास नदी हमारे यहाँ पूजी जाती है, देवता निवास करते हैं। और उसने ऐसे कुछ षड्यंत्र शुरू कर दिया, तो सैनिक मरने लगे थे। तो सैनिक के अंदर डर भय पैदा हो गया था। तो सैनिक सब वापस जाने के लिए सिकंदर से कहने लगे। सिकंदर तो ये मतलब बहुत तेजस्वी था, यशस्वी था, खड़ा होकर के सैनिक को पूरा जो संबोधित करता था, सेना पूरा तलवार लेकर खड़ी हो जाती थी, भूखी प्यासी सेना, इतना ओजस्वीपूर्ण भाषण देता था। लेकिन फिर भी जो है जो डर था, भय था, कहीं ना कहीं उसके ओजस्वीपूर्ण भाषण पे कहीं ना कहीं जो है उसको दबा देती भाषण को, तो वो वापस लौट जाते हैं। इसलिए नहीं तो अगर लड़ाई होती तो खैर भारत से जीत नहीं पाती, क्योंकि भारत के पास उस समय बहुत बड़ी सेना थी, ठीक, हाथी और गज तमाम सेना थी। लेकिन हो सकता है ये धनानंद था, अपने मदिरा मस्ती में मस्त रहता था, हार भी जाते, ठीक है। तो देखो ये हमारा भारत का मानचित्र है, ये छोटा बनाए तब आएगा। ये है, ठीक है, भारत थोड़ा सा पोलियोग्रस्त है। और ये है पूरा मध्य एशिया। ये क्या है? मध्य एशिया, ठीक है। पहले भारत ये सब था ना, ये वाला हिस्सा पूरा भारत में ही था, ये वाला हिस्सा पूरा भारत में ही था। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, पाकिस्तान का पूरा हिस्सा, ये सब भारत में था, ठीक है। यहाँ तक हम भारत मानते हैं। और ये क्या था? सेंट्रल एशिया। इसको क्या कहा गया है? सेंट्रल एशिया। और यहाँ पे कबीले लोग जो है शासन करते थे। सेंट्रल एशिया में कबीले लोग शासन किया करते थे। तो यहाँ की एक यूनानी जो थे, यहाँ यूनानी थे। और यूनानी कौन बसा कर गया था? सेल्यूकस। सिकंदर जो है, सिकंदर के ही सब जो है क्या थे, आने वाले जो है उसके नाती पोते और वो सब थे, तो सेल्यूकस और उसी के। तो यही यूनानी अब यहाँ आ जाते हैं भारत में बसने के सिलसिले में, भारत में
बसने के सिलसिले में आ जाते हैं, तो अब इनको नाम दिया गया इंडो ग्रीक। क्या नाम दिया गया? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। ग्रीक तो ये हैं, यूनानी तो ये हैं, लेकिन ये इंडिया में आके बस जाएंगे तो इनको क्या कहा जाएगा? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक हिंदी में कहते हैं हिंद यमन। हिंदी में कहते हैं यमन। यमन। अब एक नया नाम और मिल गया, यूनानी को यवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यवन। तो हिंद यमन। तो ये पहला आक्रमणकारी कौन था? इंडो ग्रीक थे। कौन थे? इंडो ग्रीक। तो इसको हम यूनानी से पहले क्या लिखेंगे? इंडो ग्रीक। क्या लिखेंगे? इंडो ग्रीक। तो मौर्योत्तर काल में जो पहले आक्रमणकारी थे कौन थे? इंडो ग्रीक। 183 ईसा पूर्व में जो है इंडो ग्रीक का आक्रमण होता है भारत में। ठीक है, पश्चिमी वाले क्षेत्र में। भाई यहाँ तो पाटलिपुत्र में तो अभी भी बहुत शक्तिशाली जो है व्यवस्था थी। आक्रमण करेंगे तो कहाँ? पश्चिम वाले भारत में ही आक्रमण करेंगे। ठीक, तो यहाँ करते हैं। इसके बाद में इंडो ग्रीक के बाद में जो आक्रमण होता है वो होता है आपका शक आते हैं। इंडो ग्रीक के बाद में शक आते हैं, जिनको कहते हैं सीथियन। क्या कहते हैं? सीथियन। इंडो ग्रीक के बाद शक आते हैं। शक के बाद आते हैं पहलो। शक के बाद आते हैं पहलो। लिख लेता हूँ, नहीं तो ये कभी कभी स्किप हो जाता है। पहलो के बाद आते हैं कुषाण। ये नाम नोट कर लेना, ठीक है? कुषाण। ये चारों नाम नोट कर लेना। ये चार आक्रमणकारी बारी बारी से आते हैं भारत में। कौन आया पहले? इंडो ग्रीक। कौन आया? इंडो ग्रीक। इसके बाद शक आते हैं, जिसको सीथियन कहते हैं। इसके बाद में पहलो आते हैं। कौन आते हैं? पहलो। फिर आते हैं कुषाण। ठीक है, इंडो ग्रीक, शक, पहलो और कुषाण। इन शक को सीथियन भी कहते हैं। ठीक है, सीथियन। प्रश्न आ जाएगा सीथियन, तो ध्यान रखना। और इसको इंडो ग्रीक को, इंडो ग्रीक का और एक नाम है, वो इसका इंडो ग्रीक का नाम पहलो का पार्थियन। पहलो का एक नाम है पार्थियन। इसको पार्थियन भी कहते हैं। तो ये भी नाम नोट कर लेना, पार्थियन। एक बार प्रश्न आया था, मैंने इसलिए नोट कर लिया। प्रश्न देखता हूँ फिर मैं नोट करता हूँ, क्योंकि किताबों में नहीं मिलता है लिखा हुआ। तो इंडो ग्रीक, शक, पहलो और सीथियन, ये वहाँ की भाषा में है। शक जो है, जैसे ये जातियाँ थी। क्या थी? कबीलों की जनजातियाँ थीं। कबीलों की जनजातियाँ थी। जैसे हमारे भारत में कबीलों की जनजातियाँ थी ना, जो है कुरु जनजाति थी, पुरु जनजाति थी। ठीक है, और उसी में जो है भरत जनजातियों के लोग थे। तो ऐसे ही जो इनकी भाषा में, इनकी भाषा क्या थी? आर्मेयिक भाषा। आर्मेयिक भाषा थी, लिपि थी आर्मेयिक। और इनकी ग्रीक भाषा थी। क्या थी? ग्रीक भाषा थी। और आर्मेयिक लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी। इन भाषाओं में, इन लिपियों में जो है इनके नाम लिखे जाते थे। शक है, पहलो है, ठीक है, कुषाण है। तो पार्थियन जो है उनकी भाषा हो गई और सीथियन उनकी भाषा हो गई। यहाँ पर आकर जब भारत में रहने लगे तो इनको शक कहा गया। शक का मतलब होता है क्षत्रप। शक जो है क्षत्रप। ये लोग अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्षत्रप। तो शक ने, क्षत्रप, इनकी 5 शाखाएं भारत में आती हैं। शकों की भारत में 5 शाखाएं आती हैं। अभी हम लोग पहले इंडो ग्रीक का अध्ययन करेंगे, फिर इन क्षत्रपों का अध्ययन करेंगे। तो ये बारी बारी से प्रश्न यहाँ आ जाएगा। कभी कभी दे देगा कि ये जो आक्रमणकारी थे इनको सीक्वेंस लगाइए, चारों के नाम दे देगा। कभी कुषाण पहले दे देगा, कभी पहलो पहले दे देगा। तो आपको सीरियल से लगाना है। तो इनको याद करने के लिए आप एक फार्मूला बना दो। इंडो से आई हो गया, शक से यस हो गया, पहलो से पी हो गया, कुषाण से क्या हो गया? ISPK। ISPK बना लो फार्मूला। ISPK याद कर लो, ISPK। ठीक है। तो इंडो ग्रीक, शक, पहलो, कुषाण। अब हम लोग एक एक बारी बारी से आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, बारी बारी से आक्रमणकारियों को। तो हमारा इंडो ग्रीक है। अब इसको ऊपर से लेते हैं, इसको पूरा साफ कर देते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा मानचित्र बनाते हैं। यहाँ से लिखते हैं विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है, जिसमें पहला हमारा है हिंद यवन। कौन है? हिंद यवन या इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। ठीक है, अब मानचित्र बनाते हैं पहले भारत का। हैं? बड़ा? अरे हम ही छोटे हैं, बड़ा कहाँ बन जाएगा? बड़ा बनाएंगे तो ऊपर तक हमारा हाथ ही नहीं पहुँचेगा। ठीक है, बड़ा ही बनाए। चलो बड़ा बनाते हैं। बड़ा बनाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो
अब यहाँ से बनाते हैं, ऊपर से ही बनाते हैं, साइड में लिख देते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को इधर से घुसाड़ेंगे ना, ये तो पश्चिम में है। इंडो ग्रीक, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। इंडो का इंडिया हिंदी में हो गया और ग्रीक का जो है ग्रीक शब्द अंग्रेजी में हो गया। ठीक है, हाँ नहीं बस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। ये हो गया मध्य एशिया, ये क्या हो गया मध्य एशिया, ये हो गया सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, ये क्या हो गया सेंट्रल एशिया। अब इनको घुसाड़ते हैं यहाँ पर सेंट्रल एशिया में से इंडो ग्रीक की। तो इंडो ग्रीक यहाँ पर ये आते हैं पहले जो है, इसकी दो शाखाएं आती हैं भारत में। इसकी दो शाखाएं आती हैं। पहली शाखा जो आती है डेमेट्रियस के अंडर में आती है। किसके अंडर में? डेमोट्रियस। ये नाम नोट कर लेना, डेमोट्रियस। ठीक है, ये पहली शाखा आती है और ये डेमोट्रियस के वंश के नाम से भारत में स्थापित होती है। जो यहाँ पर साकल है, पाकिस्तान में एक स्थान है साकल। कौन सा स्थान है? साकल। पाकिस्तान में एक स्थान है साकल। इसको सियालकोट, आज का क्या है सियालकोट, बालाकोट, सब नाम सुना होगा तुमने। किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे एयर स्ट्राइक सब हुआ था ना। ठीक है, तो ये साकल है। साकल को अपनी राजधानी बनाई डेमेट्रियस वंश ने। किसने? डेमेट्रियस वंश ने। तो डेमेट्रियस वंश में डेमेट्रियस ने इसकी स्थापना की स्वयं। और एक मिनांडर आता है। एक कौन आता है? मिनांडर। मिनांडर। ये सब यूनानी नाम है। ये सब कैसे नाम है? यूनानी नाम है। दो मुख्य आए तो कई इसके बाद में यहाँ राजा बने, लेकिन ये प्रमुख है। पहला तो डेमेट्रियस स्वयं आता है, आक्रमण करता है लगभग 183 ईसा पूर्व में। कब करता है? 183 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 183 ईसा पूर्व में। और ये आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पर जो इसके चाचा वाचा थे जो सेंट्रल एशिया में शासन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? धक्का मार करके भगा दिया। और ये कहाँ शासन कर रहे थे? अफगानिस्तान के बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान के बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में। अब वहाँ से भाग करके भारत नहीं आते तो वहाँ पर राजा नहीं बन पाते। तो इनको जैसे ही मौका मिला, इन्होंने, क्योंकि इनके पूर्वज ही भारत आक्रमण करने आए थे तो जानते थे रास्ता, तो वहाँ से ये आक्रमण करते हैं और आ करके साकल में अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। कहाँ पर? साकल में, जो वर्तमान क्या है? सियालकोट। अब सियालकोट। दूसरी शाखा इसकी आती है, दूसरी शाखा जो आती है यूक्रेटाइड्स की आती है। कौन सी? यूक्रेटाइड्स। अजीब अजीब नाम है, टाइड्स। मैं भी इसका नाम भूल जाता हूँ, इसलिए नोट कर लिया हूँ। यूक्रेटाइड्स वंश की। इसमें महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए। यहाँ तो ये दो शासकों के नाम हमने लिख लिए, डेमेट्रियस और मिनांडर की। लेकिन यूक्रेटाइड्स के इतिहास में ज़्यादा कोई नाम नहीं है। यहाँ पर एक प्रमुख जो एक व्यक्ति है हेलियोडोरस। और ये राजधानी बनाता है तक्षशिला को। किसको बनाता है? तक्षशिला देखो प्राचीन काल से फेमस रही है। किस लिए तक्षशिला क्या रहा है? किस लिए फेमस रहा है? विश्वविद्यालय के लिए। प्राचीन विश्वविद्यालय था भारत का। तो तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, तो आम्भी यहीं का राजा था। जब सिकंदर भारत आया था तो आम्भी कहाँ का राजा था? तक्षशिला का राजा था। ठीक है, तो यूक्रेटाइड्स की जो शाखा आती है वो राजधानी कहाँ बनाती है? अपनी तक्षशिला में। साकल राजधानी किसकी थी? डेमेट्रियस की और मिनांडर की। साकल राजधानी किसकी थी? डेमेट्रियस और मिनांडर की। ठीक है, और जो यूक्रेटाइड्स आता है उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला थी। तो इसके बाद में जो है यहाँ पर इसी के समय यूक्रेटाइड्स के समय ही एक राजदूत भेजा जाता है भारत में, विदिशा में। कहाँ पर? विदिशा में। विदिशा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उज्जैन के आसपास वाला, उज्जैन के आस में जो है विदिशा है, उज्जैन वाले क्षेत्र में। और ये यहाँ से आकर के हेलियोडोरस, इसका क्या नाम था? हेलियोडोरस नाम याद रखना, यहाँ से प्रश्न आता है। हेलियोडोरस आता है कहाँ से? इंडो ग्रीक से। अब वहाँ ये प्रश्न नहीं आया, यूक्रेटाइड्स वगैरह नहीं पूछता है। हेलियोडोरस कहाँ से आता है? हिंद यवन से। हिंद यवन का जो है एक राजदूत था। कौन था?
राजदूत था। विदिशा आता है, ठीक है। और विदिशा आकर के यहाँ पर जो है विदिशा में इसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आया, जो इसका यूनानी धर्म था। लेकिन यहाँ आकर के भागवत धर्म अपना लेता है। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। हाँ, अपना धर्म देने आया था और दूसरा धर्म अपना लिया, भागवत धर्म। इसको इसमें मज़ा आ गया होगा, क्योंकि अभी भी विदेशी आते हैं, अंग्रेज आते हैं ना वृंदावन वगैरह में, फिर यहाँ मंजीरा लेके बजाने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो है कृष्ण की भक्ति में रम गया। भागवत धर्म विष्णु और कृष्ण जी से संबंधित है, तो उनकी भक्ति में रम गया। और इतना रम गया, इसने एक गरुण स्तंभ स्थापित किया। कौन से? गरुण स्तंभ। गरुण स्तंभ स्थापित करवाया। किसने? हेलियोडोरस ने। कहाँ पर? विदिशा में। कहाँ पर? विदिशा में। और इसी को बेसनगर कहते हैं। विदिशा को क्या कहते हैं? बेसनगर। हमने अभी लिखाया था कि एक जो पुरातात्विक स्रोत है इतिहास जानने का, उसमें बेसनगर के स्तंभ लेख का मैंने बात किया था। तो वहाँ पर गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। किसने? हेलियोडोरस ने। और इस पर बाकायदा वासुदेव के बारे में, उनकी जो है कृष्ण जी के बारे में, पूरी जो भक्ति के बारे में पूरा लिखवाया। तो ये जानकारी हमको मिलती है किससे? हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से। और ये कहाँ स्थापित किया? एमपी के विदिशा में, जो बेसनगर के नाम से भी जाना जाता है, उज्जैन वाले क्षेत्र में विदिशा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है महत्वपूर्ण, एक पहला आक्रमणकारी था महत्वपूर्ण, ये हो गया। अब दूसरे आक्रमणकारी की बात करेंगे हम लोग। इंडो ग्रीक के बाद कौन आया? शक आए। कौन आए? शक आए। तो शक की चर्चा करेंगे हम लोग। इंडो ग्रीक के बाद आते हैं शक। इसको भी मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। ये है सेंट्रल एशिया। ये क्या है? सेंट्रल एशिया। ये है सेंट्रल। शकों के कितने क्षत्रप थे? 5 क्षत्रप, ठीक है। क्षत्रप अर्थात इनकी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी शकों की, ठीक है। अब गुप्त शासक आएंगे। ये शक इतने बदमाश थे कि इनको बहुत युद्धों में हराया गया, लेकिन ये भागे नहीं। तो जब गुप्त वंश आते हैं तो वो मार मार करके इनको भगाते हैं डंडा लेकर के। तब बहुत ऐसे शासक आएंगे जिनको शकार उन्मूलन ऐसे सब उपाधि धारण करते, शक को उन्मूलित करने वाले, ठीक है। अभी तो ये शक आए 5 क्षत्रपों में। एक क्षत्रप तो इनका अफगानिस्तान में ही स्थापित हो गया। कहाँ पर? अफगानिस्तान में, ठीक है। याद करते रहना। तो इसकी हम ये बात नहीं करेंगे, अफगानिस्तान में ही स्थापित हो गया। और दूसरा जो क्षत्रप था वो कहाँ स्थापित हो गया? तक्षशिला में। कहाँ पर? तक्षशिला। हाँ, तक्षशिला भारत में ही था, तक्षशिला में, ठीक है। तो तक्षशिला में एक क्षत्रप स्थापित हुआ। और तीसरा क्षत्रप स्थापित हुआ मथुरा में। तीसरा क्षत्रप स्थापित हुआ मथुरा में। तो ये जो मथुरा और ये तक्षशिला वाला मिलाकर के कहलाया उत्तरी क्षत्रप। क्या कहलाया? उत्तरी क्षत्रप। क्या कहलाया? उत्तरी क्षत्रप। और एक क्षत्रप की शाखा यहाँ आई शकों की उज्जैन में। कहाँ आई? उज्जैन में, जो विदिशा वाला क्षेत्र था, उज्जैन में आई। और एक चली गई थोड़ा सा और नीचे खिसक करके नासिक में। कहाँ चली गई? नासिक में। तो ये वाला क्षेत्र कहलाया पश्चिमी क्षत्रप। क्या कहलाया? पश्चिमी क्षत्रप। ये क्या कहलाया? पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है। तो ये हो गए पांचों, 1 2 3 4 5। तो मुख्य हमको ये 4 क्षत्रपों की जानकारी हमको होनी चाहिए। कौन? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। ये मालवा वाला क्षेत्र था, ये मालवा वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो मालवा भी लिख लेना। ये मालवा कहलाता, भूगोल में पढ़ोगे तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? मालवा। तो मालवा में उज्जैन क्षत्रप की स्थापना होती है और महाराष्ट्र में नासिक। उज्जैन अर्थात एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। मथुरा अर्थात उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो आज का है, यूपी वाला क्षेत्र है। और तक्षशिला जो आज का क्या है? पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों में शकों की 5 शाखाएं भारत में स्थापित होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। और 5वीं जो थी अफगानिस्तान में थी, वो बाहर थी, उसकी बात नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ माउस कहाँ का था? अरे तक्षशिला का था, सॉरी, माउस तक्षशिला का था, यहाँ से खींचो, ठीक है। और जो मथुरा वाला था वो था राजुल। क्या था? राजुल, हाँ। मथुरा वाला राजुल, तक्षशिला वाला माउस। इसको सही कर लो, तक्षशिला वाला माउस था, तक्षशिला वाला माउस। और मथुरा का जो है राजुल, संस्थापक थे, ये आक्रमणकारी थे, आए यहाँ और मथुरा में राजुल नामक शासक ने
अपनी छत्रप स्थापित की, और तक्षशिला में माउस ने। अब उज्जैन में जो महत्वपूर्ण शासक हुआ था उसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। इसका हम यहाँ चर्चा करेंगे। रुद्रदामन, जो जूनागढ़ वाला अभिलेख हमने चर्चा की ना, तो इसका नाम याद रखना, रुद्रदामन। रुद्रदामन क्या था? ये बहुत बड़ा विद्वान आदमी था। रुद्रदामन बहुत बड़ा विद्वान था, व्याकरण का ज्ञाता था, ये व्याकरण का ज्ञाता था, राजनीति का ज्ञाता था, राजनीति का ज्ञाता था, ठीक है, और राजनीति का ज्ञाता था, और साथ में संगीत में भी बहुत माहिर था, संगीतज्ञ भी था, संगीत में भी माहिर था, और इसके साथ में कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता था, तर्कशास्त्र में भी ज्ञाता था। तो ये जो है रुद्रदामन एक विद्वान के साथ साथ में और एक जो है वीर व्यक्ति भी था, रुद्रदामन, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम याद रखना। ये किससे संबंधित था? उज्जैन वाले क्षत्रप से। कहाँ से? उज्जैन वाले क्षत्रप से। मालवा या उज्जैन वाले क्षत्रप से कौन संबंधित था? रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन, ठीक है। ये सब नाम अभी याद रखना, अभी जब बाद में लड़ाई कराएंगे तभी काम आएंगे, ठीक। और एक क्षत्रप था नासिक। नासिक में एक नाम था नहपान। कौन? नहपान। नहपान, ना से नासिक, ना से नहपान। ये भी काफ़ी वीर योद्धा था। आपने एक मूवी देखी होगी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। पूरे पिक्चर का नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम है? गौतमी पुत्र सातकर्णी है, मूवी का नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अभी ये राजा भी आएगा, जब हम लोग सातवाहन वंश पढ़ेंगे तो ये राजा भी आएगा। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से नहपान का युद्ध होता है, नहपान का युद्ध होता है, और नहपान का गला काट देता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। बहुत योद्धा रहता है नहपान। और नहपान कौन था? शक था। नहपान कौन था? शक था। और शक को कौन मारता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो ये शक हो गए। शकों के हमने 5 शाखाओं को देख लिया। कौन कौन से? नहीं, अफगानिस्तान वाला हमको इसके बारे में ज़्यादा कुछ सूचना नहीं है, इसके बारे में नहीं कुछ ज़्यादा पढ़ना ही बाहर है। तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक, बस संख्या याद रखनी 5। कितनी? 5 क्षत्रप के। क्षत्रप मतलब शाखाएं, शकों की शाखाएं। भारत में ये 4 शाखाएं स्थापित हुई, जिसमें एक उत्तरी क्षत्रप और दूसरी दक्षिणी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में कौन कौन से थे? तक्षशिला और मथुरा, और पश्चिमी क्षत्रप में उज्जैन और नासिक थे, ठीक है। तो ये शकों की हो गई। अब शक के बाद में हम लोग चलेंगे, कौन था? पहलव, ठीक है। शक के बाद कौन आते हैं? पहलव। पहलव, हाँ, शक के बाद आते हैं पहलव। पहलव को पार्थियन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पार्थियन, ठीक है। अब ये पहलव जो थे, इनमें कोई ज़्यादा खास वो नहीं है, ज़्यादा इनका कोई इतिहास नहीं है। इसमें खाली 4 शासक हुए थे पहलों में। इस पहलों में केवल 4 शासक हुए थे, इसलिए ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात थी वो समझ लो। ये मध्य एशिया का चित्र बनाते हैं। ये मोस्टली कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाई थी। किसको? तक्षशिला, हाँ, तक्षशिला कई बार कई लोगों की राजधानी रही। किसको बनाई थी? तक्षशिला को। इस तरीके से चित्र बना सकते हो। तो अब इसके समय का एक शासक था गोंडो फर्नवीश। गोंडो फर्नवीश कौन था? गोंडो फर्नवीश। इसका नाम इसलिए याद रखना क्योंकि 1-2 परीक्षाओं में इसका नाम आया है, इसका नाम आया है। तो गोंडो फर्नवीश किससे संबंधित है? पहलव से। बस इतना ही आया है प्रश्न में, और कुछ नहीं आया है। गोंडो फर्नवीश कौन सा विदेशी आक्रांता शासक था? पहलव या पार्थियन था, ठीक है। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना, गोंडो फर्नवीश के समय में भारत में सबसे पहला ईसाई धर्म प्रचारक आता है। कौन? ईसाई धर्म। अभी मतलब ईसा मसीह का जन्म हो गया था इसके पहले, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हो गया था, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ही दुनिया में कौन सा धर्म आया? ईसाई धर्म आया, ठीक है। अब ईसाई धर्म आ गया था, तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक सेंट थॉमस नामक व्यक्ति आता है, पादरी आता है। कौन? सेंट थॉमस। ये नाम याद रखना, ये इतिहास में प्रश्न आता है। सेंट थॉमस। सेंट थॉमस जो है पहली सदी ईस्वी में फर्स्ट सदी एडी या शताब्दी एडी में, पहली शताब्दी एडी में कौन आता है? सेंट थॉमस। पादरी जो था ईसाई धर्म का, किसके समय में? गोंडो फर्नवीश के समय में। वो आता है भारत जो है क्या करने? धर्म प्रचार करने। और ये तमिलनाडु तक जाता है। कहाँ जाता है?
तमिलनाडु तक। देखो तमिलनाडु तक पहुंच गया, तमिलनाडु तक पहुंच गया और यहाँ के वही सब ऊंची पूची कबूले, ठीक है। द्रविड़ लोग कौन थे यहाँ? द्रविड़ लोग थे। इनको समझ में नहीं आई बात कि ये कौन आ गए हमारे धर्म को जो है छेड़ने, पीट पीट करके बेचारे को वहीं पे जो है मार दिया, पीट पीट करके इसको मार दिया। तो सेंट थॉमस की हत्या कहाँ हो जाती है? तमिलनाडु में। कहाँ हो जाती है? तमिलनाडु में। और जो है बेचारा अपना धर्म यहीं छोड़ के चला जाता है। तो प्रश्न इतिहास में कई बार आया है कि जो है भारत में सबसे पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस था। मैंने देखा है कई प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, तो इस पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस। और किसके समय में आया था? गोंडो फर्नवीस के समय में। और गोंडो फर्नवीस किससे संबंधित है? पहलो वंश से संबंधित। इसके बाद में जब अंग्रेज आ जाते हैं तब तो बहुत आते हैं ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए, बहुत आते हैं। और इसी के कारण तो आज पूर्वोत्तर भारत में पूरा सब ईसाई लोग रह रहे हैं, दक्षिण भारत में भी काफ़ी ईसाई पहुंच गए। तो इस तरीके से जो है ये पहलो के बस इतने ही महत्वपूर्ण बातें थी। और लास्ट हमारा कौन सा है? कुषाण वंश। लास्ट हमारा कौन सा है? कुषाण वंश। कुषाण वंश जो कि यूची शाखा की थी, ये जो है पश्चिमी चीन से थी। कहाँ से थी? पश्चिमी चीन से थी। मध्य एशिया में ही है इसका पश्चिमी चीन वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ठीक है, ये मध्य एशिया का है। ये क्या है? पश्चिमी चीन है। ये क्या है? पश्चिमी चीन का भाग है। भाई चीन इस तरीके से है ना, पूरा ये पूरा चीन है। तो यहाँ पर एक शाखा थी यूची। एक कबीला था कौन सा? यूची। कौन सा कबीला था? यूची। यूची कबीले के जो है कुषाण थे। कौन थे? कुषाण। एक शाखा तो यूची कबीले के कहाँ चले गए? तिब्बत की तरफ। एक शाखा इसकी कहाँ चली गई? तिब्बत चली गई। तिब्बत ये वाला क्षेत्र है ना। एक शाखा यूची की कहाँ चली गई? तिब्बत। और एक शाखा जो है कुषाण, उसको पहलवों को, इंडो ग्रीक जो यहाँ सब बैठे थे ना, इंडो ग्रीक पहलव ये सब शासन कर रहे थे, इनको मारते पीटते ऐसे भारत में प्रवेश करती है। इनको सबको लपेटते हुए भारत में प्रवेश करती है। कुषाण कौन आते हैं? कुषाण वंश। तो भारत में जो है एक कुषाण वंश की स्थापना होती है, जो इसकी दो राजधानी बनती हैं। एक तो पेशावर में राजधानी स्थापित करता है। कहाँ पर? पेशावर। एक राजधानी कहाँ स्थापित होती है? पेशावर में। और दूसरी राजधानी इसकी स्थापित होती है मथुरा में। दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित होती है? मथुरा में, ठीक है। तो ये कौन सी शाखा थी? यूची शाखा थी। किसकी? कुषाणों की। पहली शाखा कहाँ गई? तिब्बत में। और दूसरी शाखा भारत में आती है, जो इंडो ग्रीक और पहलो वगैरह जो यहाँ शासन कर रहे थे, इनको सबको लपेटते हुए भारत में आती है और पेशावर को अपनी राजधानी बनाती है। बाद में मथुरा इसकी राजधानी हो जाती है। और जो पहला इसका शासक था उसका नाम था कुजुल कटफिसस। नाम नोट कर लेना, अजीब से नाम है, कुजुल कटफिसस। ये नोट करना पड़ता है मुझे भी क्योंकि अजीब से नाम है इनके। कुजुल कटफिसस, कुजुल कटफिसस, हाँ ठीक है, यस कटफिसस, कुजुल कटफिसस, ठीक है, कुजुल कटफिसस। इसने तांबे का सिक्का जो है ढाल करके बनाना भारत में शुरू किया। किसका? तांबे का सिक्का ढाल करके। अभी तक तांबे वगैरह सिक्का काट करके, चद्दरों के काट करके बनाए जाते थे। अभी ये क्या किया? तांबा को गला करके सिक्का बनाना शुरू किया। तो कौन था? कुजुल कटफिसस। तो प्रश्न आता है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला कौन प्रथम कुषाण शासक था? कौन था? कुजल कटफिसस। कुजल कटफिसल, ठीक है। कुजल या कुजुल कर सकते हो। और इसके बाद में एक था भीम कटफिसस। कौन था? भीम कटफिसस। भीम कटफिसस। इसने जो है तांबा और सोना दोनों के सिक्के ढाले। तांबा और सोना दोनों के सिक्के ढाले। तांबा और सोना। तो प्रश्न आता है कि भारत में सोने के सिक्के ढालने वाले पहले शासक कौन थे? कुषाण थे। कौन थे? कुषाण। ढालने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। सोने के सिक्के तो पहले भी मिले हैं, लेकिन ढाल करके अर्थात गला करके सिक्का बनाना। तो पहला सिक्का ढालने वाला सोना का शुरू किया भीम कटफिसस ने। किसने? भीम कटफिसस ने। और कौन था? ये कुषाण था, ठीक है। और यही जो है कुषाण ही, ये भीम कटफिसस ही कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक यही माना गया है। कौन? भीम कटफिसस। और वैसे आता है तो कुजुल, और वास्तविक आता है तो भीम। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक होता है कनिष्क। कौन होता है? कनिष्क। अब इसका नाम याद रहेगा। ये सब अजीबो गरीब नाम रखते थे।
तो कनिष्क ने सोचा, इसका भी कुछ नाम रहा होगा, कटफिसस ही रहा होगा, कोई कटीरिया पटरिया कटफिसस कुछ रहा होगा। तो इसको लगा कि भाई हम यहाँ भारत में शासन कर रहे हैं और नाम हम अपने यूची पूची वाला रख रहे हैं, चीन वाला। तो इसने जो है भारतीय नाम रख लिया, इसने कनिष्क रख लिया। क्या नाम रख लिया? कनिष्क। आजकल तनिष्क ज्वेलर है ना, तो इसी से कहीं नाम लिया होगा, तो कनिष्क इसने नाम रख लिया। ठीक है। अब कनिष्क के समय में ही भारत में इसकी राजधानी मथुरा स्थापित होती है। कहाँ पर? मथुरा। अभी तक पेशावर में थी, अब ये राजधानी कहाँ ले आता है? मथुरा। तो पेशावर और मथुरा दोनों राजधानी कनिष्क ने स्थापित की। और कनिष्क के समय में एक महत्वपूर्ण बौद्ध संगीत होती है। कौन सी? कनिष्क के समय में 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। चौथी बौद्ध संगीत किसके समय में होती है? कनिष्क के समय में। कहाँ पर होती है? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में 102 या 103 एडी में होती है। ये पहली ऐसी बौद्ध संगीत थी जो एडी में हुई है, ईसा पूर्व के बाद, ईसवी सन में हुई है। ठीक है। बाकी तीनों तो ईसा पूर्व में हुए हैं। तो ये कौन कराता है? कनिष्क कराता है। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। और ये कहाँ था? यहाँ पर कश्मीर में, यहाँ पर है कौन सा? कुंडलवन, क्योंकि ये सब इसी के अंडर में था ना, कश्मीर तक, ये पूरा पेशावर वाला क्षेत्र पूरा। तो अपने जो है कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कौन करवाता है? कनिष्क कराता है। तो कनिष्क इसलिए जानना है। अशोक के समय में इसके पहले वाली हुई थी, तीसरी वाली। दूसरी काला अशोक के समय, और पहली अजातशत्रु के समय। उनके मरने के बाद ही, मरने के तुरंत बाद जो है अजातशत्रु ने पहली जो है बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। तो इस तरीके से ये 4 विदेशी आक्रांताओं के बारे में हमने यहाँ अध्ययन किया। अब हम कोशिश तो कर रहे थे कि राजवंशों को ही पढ़ा दें, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है। ठीक है। अब राजवंश कल ले लेंगे।